वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग टाइम इंटरवल एंड टाइम स्टैंडर्ड, जो कि फेनमैन लेक्चर की सेक्शन 5.4 और 5.5 में मेंशन है। इसके पहले हम लोग शॉर्ट टाइम को मेजरमेंट के लिए रेफरेंस देखा था, कैसे मेजर करते हैं, क्या रेफरेंसेस है उसके, क्या स्टैंडर्ड्स है उसके, सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। आपसे आग्रह है कि सबसे पहले उसे जाकर देखिए। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉन्ग टाइम मेजरमेंट और टाइम स्टैंडर्ड्स को देखने वाले हैं। क्या है भैया, ये लंबे समय को मापने में क्या तकलीफें हैं? तो कहता है लंबे समय को अगर नापना है तो भैया इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। जिस प्रकार से शॉर्ट टाइम को नापने में समस्या था, उसी प्रकार से लॉन्ग टाइम को भी मेजर करने में आपको समस्या है। ठीक है। समस्या एक दिन से ज्यादा समय मापने के लिए हमें एक ऐसे इवेंट की जरूरत पड़ती है जो बहुत लंबे पीरियोडिसिटी के साथ रिपीट होता है। ठीक है। लंबे पीरियोडिसिटी के साथ रिपीट होता है, जैसे कि आपका है, जैसे है साल, ईयर्स। ठीक है, ईयर्स जो अपने आप को रिपीट करता रहता है। एक ईयर हम जानते हैं 365 दिन होते हैं, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन अगर हमें लाखों करोड़ों साल पहले की चीजों का समय जानना हो तो फिर क्या होगा? यहाँ पे ट्री रिंग्स, सेडिमेंट लेयर्स जैसे डायरेक्ट मार्कर्स मदद करते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीका है रेडियो डीके। साइंटिफिक तरीका है आपको रेडियो एक्टिव डीके, जिसकी हम मदद से बहुत लंबे टाइम इंटरवल को, यानी कि ये धरती कितने दिनों से है, इन सब चीजों को नापने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीजों को जानने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है और इससे हम कैसे चीजों को मेजर करें। कहता है कि रेडियो एक्टिव डीके टाइम मापने की नई घड़ी है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक निश्चित रेट से डीके करते हैं। या पीरियोडिक नहीं होते हैं, लेकिन स्टैटिक रूप से रेगुलर होते हैं। ये स्टैटिक रूप से रेगुलर होते हैं, यानी कि चीज हम फिक्स तरीके से ये कम बढ़ करता है। ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि भैया अनियंत्रित तरीके से कुछ भी हो गया। ठीक है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जो होता है पीरियोडिसिटी, ये पीरियोडिक तो नहीं है पर बहुत ही स्टैटिक रूप से, बहुत ही रेगुलर ढंग से काम करता है। और इसमें एक टर्म पिक्चर में आता है, वो है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ या हाफ लाइफ टाइम, कहता हाफ ही लाइफ। पहले तो हाफ लाइफ है क्या? कहता हाफ लाइफ है कि मान लेते हैं तुम 100 वो थे, कुछ कुछ भी है, तो 50 यानी कि अपना 50% होने में जितना समय लगा, अपना 50%, अपना कंसंट्रेशन का, अपना अमाउंट का 50% होने में जितना समय उसको लगा है, उसी को कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ सिंपली कहते हैं। ठीक है। यानी कि कोई एन है, एन नॉट है, तो मान लेते हैं कि एन नॉट बाय 2। ठीक है, उसकी संख्या अगर एन नॉट है तो एन नॉट बाय 2 होने में जितना समय लगा रहा है, उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ सब्सटेंस है जो हाफ लाइफ टी, अगर किसी सब्सटेंस का हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो टी है, इसका मतलब है कि टी समय बाद वो आधा हो जाएगा। तो टी समय बाद आधा हो गया, टी समय और दोगे यानी 2t समय दोगे तो भैया अगर आधा हुआ, पर टी मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं एन नॉट था। ठीक है, टी समय दिए तो भैया कितना हो गया? कहता है एन नॉट का आधा हो गया। ठीक है, और उतना समय दोगे यानी फिर उसको हाफ लाइफ टाइम और दोगे, भैया फिर से आधा होगा, यानी कि एन नॉट बाई 4 हो जाएगा। फिर से टी टाइम दोगे तो भैया और टी टाइम दोगे तो एन नॉट बाई 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से लगातार आधा होता चला जाएगा ये। ठीक है, यानी कि हाफ लाइफ टाइम तुमने अच्छे से समझा। हाफ लाइफ क्या होता है जी? कहता अपने कंसंट्रेशन का आधा हो जाना कहलाता है, आधा हो जाने में लगा समय को कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ टाइम। ठीक है। और ये रेडियो एक्टिविटी में काफी ज्यादा पिक्चर में रहता है। कहता क्यों पिक्चर में रहता है सर? क्योंकि भाई हाफ लाइफ ही सर, पूरा लाइफ क्यों नहीं लेते हो आप? कहता है कि देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो जीवन में कहीं मरता ही नहीं। कहता ऐसा भी कुछ होता है क्या? कि हाँ होता है, यानी पूरी तरह से उसको मिटा पाना संभव नहीं है। ठीक है, तुम मिटा दोगे लेकिन अपने आप नहीं मिटता है, भगवान का बनाया हुआ व्यवस्था है। पता क्या व्यवस्था है सर? कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो ज्यादा रहता है तो जल्दी जल्दी मरता है, तो जैसे उसकी संख्या कमती है वो मरने की संख्या, मरने का रेट भी उसका कम जाता है। यानी रेट ऑफ डीके जो होता है, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके कंसंट्रेशन के, कितना है। ठीक है, जितना है उसी के प्रोपोर्शनल होगा। यानी 100 है तो बहुत जल्दी जल्दी मरेगा, 50 होगा। और जैसे 50 हो उसका रेट भी घट गया, पहले जल्दी जल्दी मर रहा था, अब मरने का रेट भी कम गया है। ठीक है, 50 से 25 होगा। ठीक है, लेकिन उसका रेट भी क्या होता जा रहा है? कमता जा रहा है। ठीक है, कहता कैसे कम रहा था? टाइम पे वो आपको कह रहे थे कि आधा होने में टाइम टी लग रहा है, फिर से टाइम टी में 50 से 25 हो जाएगा। ये हाँ हुआ है,
लेकिन इस टी टाइम में 50 को मरा था, इस टी टाइम में मात्र 25 को मरा है। अगला फिर से टी टाइम दोगे तो उसमें मरेगा इसका आधा यानी 12.5 रहेगा। ठीक है, फिर आप टाइम दोगे टी, तो देखो मरने का रेट कमा है, अभी 12.5 मात्र मरा है। ठीक है, यानी उतना ही टाइम में अब मरने वालों की संख्या कम गई है। ठीक है, यानी जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन कम रहा है, रेट भी जो है उसके मरने का वो भी कमता जा रहा है। इसी को हम कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डिफाइन हो रहा है हाफ लाइफ टाइम। यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है फुल लाइफ, क्योंकि वो कभी मरेगा नहीं तो उसका हमको लाइफ कैसे पता लगेगा। ठीक है, अगर इसको हम ग्राफ के थ्रू आपको दिखाना चाहें, थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू इसको देखिए और समझिए। ठीक है, मैं एक्सिस बनाता हूँ, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे है टाइम और इस एक्सिस पे है नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स, जो भी चीज है। ठीक है, यानी नंबर्स है कि तुम कितना थे। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में तुम्हारी संख्या जो थी वो थी एन नॉट। कितनी संख्या थी? एन नॉट। ठीक है, अब ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली कमता है, यानी शुरुआत में बहुत तेजी से कमता है, पर जैसे जैसे इसकी रेट कमता हुई थी इसका मरने का रेट भी कमता जाता है। जैसे जैसे इसका संख्या कमेगा वैसे वैसे रेट भी कमता जाएगा और कभी भी ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा कहीं मैंने जीरो नहीं किया है। यानी कि अगर इसको तुम टाइम दोगे टी टाइम, तो टी टाइम में ये क्या हो जाएगा, कितना कितना हो गया, तो कहता है एन नॉट बाई 2 हो गया। ठीक है, लेकिन जब अगला टी टाइम दोगे तुम इसको, ठीक है, सेम टाइम तुम टी दोगे, तो देखो अब जो हुआ है वो एन नॉट बाई 4 हुआ है। ठीक है, एन नॉट बाई 4 हुआ तो अगला टी में, यानी कि 2 टी हो गया ना टोटल। अगला टी का मतलब क्या हो गया जी, क्या टोटल टू टी ना हो गया, तो यहाँ पे 2 टी मैं कर देता हूँ, 2 दिखा जा, 2 टी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में शुरुआत में तो भैया बहुत तेजी से घटता है, तो बाद में घटने का रेट धीरे धीरे कमता जाता है। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला भी चाहे तो फॉर्मूला भी देख सकते हैं। जब फॉर्मूला देख, तो इसका फॉर्मूला है एज डिटर्मिनेशन फॉर्मूला। यानी एक जो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, धरती है, बहुत पुराने पुराने चीजें हैं, बहुत पुराने मंदिर है, मस्जिद है, या फिर बहुत पुराना आपका रॉक रखा हुआ है, तो उसका अगर हमको डिटर्मिनेशन करना है, कुछ हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता का कुछ निकल आया, उसका एज का प्रिडिक्शन करना है, उसके लिए हम रेडियो एक्टिव डीके का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है सर? कहता सबसे पहले लेते हैं कि भैया ओरिजिनल अमाउंट उसका कितना है, ए मान लेते हैं। करंट अमाउंट कितना बचा, वो बी बचा मान लेते हैं। हाफ लाइफ टाइम उसका अगर है टी, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं टी इक्वल टू, ठीक है, टी इक्वल टू टी लॉग बेस टू ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ये टी फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड का कितनावा भाग आप ले रहे हो, कितनावा भाग में आपका कितना चाहते हो, वो है आपका यस। यानी हम ये जो स्मॉल टी जो ले रहे हैं, वो स्मॉल टी क्या ले रहे हैं जी, कहता है कितना टाइम, कितना टाइम पीरियड लग गया। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं 30 लगा और आपका जो आपका टाइम ये हाफ लाइफ है वो 10 है, तो यानी टाइम पीरियड का कितना गुना, कहता है 3 गुना, 3 लाइफ टाइम। ठीक है, 3 लाइफ टाइम। ठीक है, 3 लाइफ टाइम हो गया, उसी वही है आपका ये टी, कितना लाइफ टाइम लगा। ठीक है, उस फॉर्मूले इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट उसे कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी समझ सकते हो जैसे आप अभी देख रहे थे। ठीक है, कि मान लेते हैं बीज बचा है, ठीक है, ए का कितनावा भाग, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, कितना भाग बचा, जैसे कि आपका तीसरा भाग चौथा भाग कर रहे थे ना भी। ठीक है, कि 3 टाइम पीरियड बाद कितना हो जाएगा, 4 टाइम पीरियड बाद कितना हो जाएगा, जैसे टी टाइम बाद कितना हो जाएगा जी। तो मान लेते हैं ए ना शुरुआत में था, तो कहता है कि कितना हो जाएगा, कहता है ए बाई 2 हो जाएगा। कहता है 2 टी टाइम बाद कितना हो जाएगा सर, 2 लाइफ टाइम बीत जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, तो कहता है ए बाई 4 हो जाएगा। अगर 3 लाइफ टाइम बीत जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, तो ए बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं स्मॉल टी, कितना लाइफ टाइम लगा। ठीक है, और ये हम लोग कह रहे हैं कैसे निकलेगा टी, तो हम टी डिफाइन कर रहे हैं, टी को हम निकाल रहे हैं, और टी निकालने का आपका फॉर्मूला जो बन के आया है वो आपका ये वाला फॉर्मूला बन के आया है, जो हमने आपको लिखा टी इक्वल टू टी लॉग टू बेस 2 ए डिवाइडेड बाई बी। ये कैसे निकाले हो, तो इसको हम आपको निकाल कर दिखा भी देते हैं किस प्रकार से निकाला है। अभी अभी आप देख रहे थे कि हम निकाल रहे थे कि एन जो आ रहा है वो एन नॉट इंटू आ रहा है 1/2 टू पावर टी। ठीक है,
और ये टी जो है वो टोटल टाइम है। इसको हम लोग टी के अगर टर्म में निकालना चाहें कि टी यानी कि लाइफ टाइम, कैपिटल टी के टर्म में यानी कि लाइफ टाइम से कितना टाइम है वो निकालना चाहते हैं, इस प्रकार से हम फॉर्मूला रख सकते हैं। यही एन और एन नॉट की जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ए और बी का अगर इस्तेमाल करें तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा कि फाइनली बी जो अमाउंट होता है वो बी इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, ए इंटू 1/2 टू द पावर टी डिवाइडेड बाई कैपिटल, ठीक है। इसी को अगर हम इधर कर लें तो b बाई ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पर पावर टी डिवाइडेड बाई टी। अगर हम लॉग ले लें दोनों तरफ, कहता है लॉग ले लें, लॉग टू द बेस 2, तो b बाई ए इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा। इधर अगर कहोगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि 1/2 नीचे है तो माइनस आ जाएगा आपका टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। यही माइनस को अगर दूसरी तरफ ले जाओगे तो उलट जाएगा ये, ठीक है। तो टी बराबर आ जाएगा आपका, टी बराबर आ जाएगा टी लॉग बेस 2 ए बाई डी आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि फॉर्मूला आपको यहाँ पे है वो मैंने आपके तरीके से आपको ड्राइव करके भी दिखा दिया, ऐसे इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं और एग्जाम्पल में हम चलते हैं कार्बन 14 डेटिंग पे, ठीक है। तथा C12 से हम जनरली चीजों को लेते हैं जब कार्बन डेटिंग का प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एस्टिमेशन जब करते हैं एज डिटर्मिनेशन का, तो C14 का हम इस्तेमाल करते हैं, कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। C14 कॉस्मिक रे से एटमोस्फेयर में बनता है, ठीक है। हाफ लाइफ अगर हम इसकी बात करें तो ये करीबन होता है 5000 साल इसका हाफ लाइफ होता है। ऑर्गेनिक वस्तुएं जैसे लकड़ी, हड्डियां, कपड़ा, इसका उम्र पता लगाने के लिए हम C14 डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरे एग्जाम्पल पे हम चलें तो यूरेनियम लेड डेटिंग का हम इस्तेमाल करें, जैसे हमने C14 का इसका 14 डेटिंग का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से हम यूरेनियम लेड डेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। C14 में मतलब 14 किस प्रकार से किस रेट से घट बढ़ रहा है, उसको घटेगा बढ़ेगा क्या पैदा अपने आप होने लगेगा। कहता है कि यूरेनियम लेड डेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे यूरेनियम 238 धीरे धीरे लेड में बदल जाता है, ठीक है। इसका अगर हाफ लाइफ की हम बात करें तो हाफ लाइफ इसका होता है 1 अरब साल, यानी 10 की पावर 19 ईयर, ठीक है, इसका हाफ लाइफ होता है। तो देखो बहुत बड़ा स्टेप रहेगा, तो इसके कंपेयर करके कि इसकी तुलना में इतना हाफ लाइफ टाइम इसका बीत गया, ठीक है, तो हम उसका अनुमान लगा पाएंगे, ठीक है। पत्थरों में यूरेनियम और लीड का अनुपात देखकर उसकी उम्र का अंदाजा हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पत्थर है तो उसमें यूरेनियम और लीड का अनुपात कितना है उसका देख के हम उसे क्या लगा सकते हैं भैया। जो क्या हो रहा है, कहता यूरेनियम जो है वो लीड में कन्वर्ट ना हो रहा है, तो लीड बना होगा यूरेनियम में से ना, ठीक है। तो लीड कितना है, कहता उतना, यानी कि उतना यूरेनियम लीड में कन्वर्ट हो चुका है। बचा हुआ यूरेनियम कितना है, तो इसका मतलब हम दोनों का ऐड करके पता कर सकते हैं शुरुआत से यहाँ पे यूरेनियम कितना था। इस प्रकार से हम इसको पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं ना, हम पृथ्वी की उम्र का भी पता लगा सकते हैं। और हमने जो पता लगाया है पृथ्वी की उम्र का, वो इसी प्रकार से लगाया है, और हमने पता लगाया है कि पृथ्वी का उम्र लगभग 5.5 अरब साल है। 5.5 अरब साल हमने धरती के उम्र का पता लगाया है, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी और उल्का पिंडों की उम्र लगभग समान है, ठीक है। पृथ्वी हो या उल्का पिंड हो, दोनों का उम्र क्या है, लगभग समान है। मतलब ये हुआ कि कॉस्मिक मटेरियल से ही आपका ये धरती, और जिस मटेरियल से उल्का पिंड बना हुआ है उसी मटेरियल से आपका पृथ्वी भी बना हुआ है। तो देखो एक इंफॉर्मेशन से कितनी सारी चीजें हमें पता लगती है। हमने बस पता किया कि भैया जो दोनों का है वो दोनों का एज भी हमें समान, जो उल्का पिंड हमारी धरती पे गिर रहा है, जो भी उसके कण बन गिर रहा है उसके हमने एनालिसिस किया, तो ये भी हमें पता लगा कि दोनों का उम्र जो है वो भी सेम है। इसका मतलब दोनों सेम कॉस्मिक मटेरियल से बने हुए हैं, दोनों जो है उस सेम एज से हैं, यानी सब एक साथ बना था, ठीक है। पूरा यूनिवर्स का को अनुमान हम लगा रहे हैं कि यूनिवर्स जितने भी पिंड्स हैं, उल्का पिंड से जो इधर उधर टहल रहा है, इधर भटक रहा है, जो कभी कभी धरती के फ्रंट ग्रेविटेशन फील्ड में आके खिंचा के धरती पे भी आ जाता है, वो सब एक साथ बना है। अब जरा हम लोग बात करते हैं यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ टाइम की, समय की इकाइयां और मानक की। स्टैंडर्ड आखिर क्यों जरूरी है, वाई स्टैंडर्ड इज नीडेड, ठीक है। कहता है समय की तुलना करना पड़ता है, सेकेंड, डे या ईयर की हम बात करें तो तभी संभव है जब हमारे पास एक फिक्स्ड यूनिट हो, ठीक है, जिसका हम कंपेरिजन कर सके, जिससे हम तुलना कर सकें। तथा इंसान का हम सबसे अच्छा रेफरेंस ले सकते हैं, इंसान का नब्ज, ह्यूमन पल्स।
ह्यूमन पल्स भरोसेमंद नहीं होते हैं। पता है कि शुरुआत में ह्यूमन पल्स से ही हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भरोसेमंद नहीं होते हैं। क्यों क्यों नहीं होता है? क्योंकि हो सकता है कि कभी तुम्हारा पल्स तेज चले, कभी पल्स धीमा चले, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास अगर कोई टाइम नहीं है आसपास, कुछ नापने के लिए नहीं है, छोटे से टाइम इंटरवल को नापना है, तो आप ह्यूमन पल्स का इस्तेमाल कर सकते हो कि तुम्हारा नब्ज की बार धड़क गया, उसके अनुसार तुम मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हो। और तुम जानते हो कि हो सकता है तुम नर्वस हो, तुम दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, तो तुम्हारा नब्ज जो हो सकता है तेज चले या फिर धीमा चले, तो ये भरोसेमंद नहीं है। तो घड़ी ज्यादा रिलायबल होती है, लेकिन कौन सी घड़ी रिलायबल है, ये हमारे लिए चर्चा का विषय है। तो हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री पर चलते हैं, हिस्टोरिकल टाइम स्टैंडर्ड्स जो चलते हैं। हिस्टोरिकल टाइम स्टैंडर्ड्स में पहले पृथ्वी के रोटेशन को बेस माना गया, और उसी से टाइम को नापना हमने शुरू किया। हमने कहा कि धरती एक बार रोटेशन कर लेगा, हमें पता लग जाता है कि दिन से रात होता है। भाई एक बार पूरा रोटेशन हो गया तो जहां से शुरू किया तो वहीं आना है उसको, उसी वक्त से सन का कंडीशन वही रहना है। आज से जैसा सन दिख रहा है वैसा ही फिर से कंडीशन आ जाता है। तो भैया उस टोटल टाइम को हमने कहा कि 24 आवर्स। उसके अनुसार हमारे पास एक टाइम बन गया, मिल गया। परंतु पृथ्वी की गति भी पूरी तरह से रेगुलर नहीं है। कभी उसका गति क्या होता है, तेजी से चलता है, कभी वो धीमे चलता है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड नहीं बन पाया, ठीक है। धीरे धीरे हमें नॉलेज, शुरुआत में तो हमारे पास नॉलेज नहीं था, तो हम टाइम को घंटे उसी प्रकार से नापते थे कि धरती पूरा एक बार घूम गया तो मतलब 24 घंटा हो गया। परंतु पृथ्वी की गति पूरी तरह से रेगुलर नहीं है। ज्वार भाटे आंतरिक गतियों के कारण क्या होता है, मिनट में वेरिएशन होते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। शुरुआत में हम काम चलाते थे, लेकिन जब हमारे पास और थोड़ा सा हम बड़े हुए, तो हमको लगा कि नहीं, एकदम एग्जैक्ट नापना है, तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर मॉडर्न सॉल्यूशन की हम बात करें तो हमारे पास आया एटॉमिक वाइब्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बता एटॉमिक वाइब्रेशन, जैसे सीजियम 133, सीजियम, ठीक है, सीजियम 133 की अगर हम बात करें, या फिर हाइड्रोजन एटम की बात करें, ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं, एटॉमिक वाइब्रेशन का यूज करते हैं हम एग्जैक्ट टाइम को फिक्स करने के लिए, स्टैंडर्ड लेने के लिए। अब उसी काम कर लेते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि 12 घंटा, तो सर 12 घंटा हम नापेंगे, अरे 12, जितना टोटल टाइम है उसको 12 से भागा दे तो आपको 1 घंटा का डेफिनेशन निकल के आ जाएगा। यानी पूरा धरती एक पूरा घूम लेता है, वो जितना टाइम लगता है उस टाइम को 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको 1 घंटा का डेफिनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम भैया हमको कोई फिक्स टाइम इंटरवल चल जाए, पता लगने लग जाए, तो हम उससे एक स्टैंडर्ड बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास है, ठीक है। लेकिन वो फिक्स रहता ना टाइम, जो धरती घूमता है वो पूरा घूमने में जो टाइम लेता है, कभी ज्यादा ले लेता है, कभी कम ले लेता है, कुछ माइनट से टाइम, मिनट का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो ये हमको दिक्कत आ रहा था, तो हमने आगे काम किया, क्या काम किया, तो हम कहा हम लोगों ने कि एटॉमिक वाइब्रेशन का इस्तेमाल करें, जिसमें हमने सीजियम का इस्तेमाल किया, हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल किया। ये इन्वायरमेंट से प्रभावित नहीं होते हैं और हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है वो हाईली स्टेबल होता है, एटम्स का वाइब्रेशन, और ये इन्वायरमेंट की कंडीशन से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर हम बात करें एटॉमिक क्लॉक की एक्यूरेसी का, तो एटॉमिक क्लॉक का जो एक्यूरेसी होता है वो 1 पार्ट इन 10 to the power 9 और इससे भी बेटर होता है, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक की जो एक्यूरेसी होती है वो 1 पार्ट इन 10 to the power 9, इससे उससे भी समझ लो कि उससे भी बेटर एक्यूरेसी का आता है। कहता है एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कहता है, उदाहरण की बात करें तो प्रोफेसर नॉर्मन रैमसी हॉवर्ड द्वारा बनाया गया क्लॉक है, हाइड्रोजन बेस्ड एटॉमिक क्लॉक, पुराने क्लॉक से 100 गुना एक्यूरेट है। और आज के समय हम जानते हैं कि आज 1 सेकंड का जो डेफिनेशन है पूरी तरह से एटॉमिक क्लॉक के डेफिनेशन पे आधारित है, ना कि पृथ्वी के रोटेशन पे, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी का रोटेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड है क्या, आपका जो डेफिनेशन आ गया है, ये तो हम उस बुक की बात कर रहे हैं, फेनमैन साहब के बुक की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में 1 सेकंड का जो डेफिनेशन आएगा वो पूरी तरह से एटॉमिक क्लॉक पे आधारित होगा, न कि पृथ्वी के रोटेशन पे, और ये है भी। आज के समय में 1 सेकंड का डेफिनेशन थोड़ा सा मुश्किल दिया जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 cycles of the radiation associated with the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 atoms। एकदम बजावते आज डिफाइन करके आपका 1 सेकंड का डेफिनेशन इसी के आधार पर दिया गया है। अब टाइम को थोड़ा समझने के लिए हम एक टेबल पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे पीरियड ऑफ साउंड वेव की अगर हम बात करें, जनरल जो नॉर्मल साउंड वेव जो हम बोलने के जो स्पीच में काम लाते हैं,
उस साउंड वेव की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो होता है 10⁻² सेकेंड। ताकि टाइम कितना क्या है, अगर टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें नॉलेज भी रहना चाहिए। अगला है, अगर हम पीरियड ऑफ पेंडुलम की बात करें, खासकर क्लॉक वाले पेंडुलम की बात करें, जाहिर सी बात है वो 1 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में वो एक बार डोल जाता है। तो पेंडुलम का जो अवधि होता है, पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है, वो 1 सेकेंड होता है। अगर हम कार्बन 14 के हाफ लाइफ टाइम की बात करें तो हमने पहले ही बताया था कि ये लगभग 10⁻11 के करीब होता है। और ये जो होता है, एग्जाम्पल है आपका पुरातत्व का, आर्कोलॉजी का। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम अगर हम बात की यूरेनियम 238 का, ठीक है, तो वो होता है 10⁻17। ठीक है, ये भूगर्भ शास्त्री का विषय हो गया, जियोलॉजी का विषय हो गया। अगर एज ऑफ अर्थ की बात करें तो हमने अभी बताया भी था आपको, ये 10⁻17 के करीब का होता है। ये आपका यूरेनियम डेटिंग का एग्जाम्पल है, यूरेनियम डेटिंग का आपका पता लगा है। और एज ऑफ यूनिवर्स की हम बात करें तो ये होता है 10⁻18, जो कॉस्मोलॉजी से आपको पता लगा है। अब थोड़ा अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की, तो आर्कोलॉजी में कार्बन डेटिंग से प्राचीन वस्तुओं की उम्र का हम पता लगा रहे हैं। जो भी आर्कोलॉजी में नए नए चीजें खोज होता है, जो आपको बताया जाता है कि ये साल इतना साल पुराना है, ये इतना साल पुराना है, ये कार्बन डेटिंग से पता लगता है। और जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन बार बार आता है कि किस पद्धति से हम पुराने वस्तुओं का उम्र निकालते हैं, तो वो कार्बन डेटिंग की पद्धति से निकालते हैं। जियोलॉजी में हम चट्टानों और पृथ्वी के परतों को का डेट जो हम पता करते हैं जियोलॉजी में, वो इसी विधि से पता करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला कॉस्मोलॉजी में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन करते हैं। उसमें भी अगर हम टाइम वगैरह का इस्तेमाल हम पता करते हैं, उसमें भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का। अगला साइंटिफिक प्रिसीजन। ठीक है, कहता साइंटिफिक प्रिसीजन में हम लोग ग्लोबल क्लॉक्स को एटॉमिक क्लॉक से जो स्कैन किया जाता है, और उसमें भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब एक प्रकार से रेडियो एक्टिव डीके के से जो मीन टाइम होता है, उसी से हम लोग इन सभी का टाइम कैलकुलेट कर पाए हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि मानवता ने समय मापने का यात्रा पर्थ से शुरू किया था, और आज हम एटॉमिक वाइब्रेशन की एक्यूरेसी तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिव डीके से लेकर एटॉमिक क्लॉक तक हमने नेचर की अद्भुत संकेतों को समझकर लाखों अरबों सालों तक झांकने की क्षमता हासिल की है। धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ये एक समय में नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से आपका साइंस आगे बढ़ा है। ये आपको समझाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ, फिजिक्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, पर साथ साथ आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप फिजिक्स को समझे कि किस प्रकार से एक एक चीजों को हमने डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। फिर तो हम लोग सब्जेक्ट पे चलेंगे ही। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए इस प्रकार के वीडियो लेक्चर को पाने के लिए। हम पूरे पेमेंट के लेक्चर को इसी प्रकार से एक्सप्लेन आपको करेंगे, इसी प्रकार से मनोरंजनात्मक ढंग से हिंदी में, बोलचाल में, समान बोलचाल की भाषा में आप तक लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी कोशिश है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन सारे प्लेलिस्ट का, ठीक है, जो इससे संबंधित है। और इसके पिछले जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन को देखना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, और इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।